अब हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी से हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, मतलब ऐसी क्या सर्विसेज ह्यूमन बीइंग को मिलती हैं जिसकी वजह से उसके लाइफ में बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है। सवाल ये आता है कि हमें बायोडायवर्सिटी क्या क्या देता है। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब आप यहाँ ये लेना कि यहाँ हमें लिविंग बीइंग से क्या क्या मिलता है, सब कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हमें उनसे मिलता हो, हम उस बायो से क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली हम बायोडायवर्सिटी से सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। इकोलॉजिकल का मतलब होगा कि जिनसे हमें कोई मुनाफा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं सर्विसेज की वजह से हमारा इस अर्थ पर स्टेबिलिटी है या इस पृथ्वी पर हमारा जीवन पॉसिबल है। अगर ये सर्विसेज ना मिले तो किसी भी तरीके से हम इस अर्थ पर सस्टेन नहीं कर सकते। हम अगर बात करें तो इसमें पहली सर्विसेज है इकोलॉजिकल में रिसाइकलिंग की। इस पूरी पृथ्वी पर रिसाइकलिंग करने की प्रोसेस अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बायोडायवर्सिटी से ही होता है कि ऐसा कोई मशीन नहीं बना जो नाइट्रोजन का रिसाइक्लीकरण करे, ऐसा कोई मशीन नहीं जो कार्बन का रिसाइक्लीकरण करे बड़े लेवल पर। मतलब इस पूरे अर्थ पर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सभी के रिसाइकलिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें बायो की, हमें बायोडायवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए रिसाइकलिंग सबसे पहला वर्क है जो बायोडायवर्सिटी के तहत हमें सर्विस के रूप में मिलता है। रिसाइकलिंग मतलब वाटर का रिसाइकलिंग हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, नाइट्रोजन चक्र हो, कार्बन रिसाइकल हो, कार्बन चक्र हो, फास्फोरस रिसाइकल हो, ये सभी रिसाइकलिंग में हमारी मदद करता है बायो, हमारी मदद करता है बायोडायवर्सिटी। दूसरा जो होता है वो होता है सॉइल फॉर्मेशन। हम जब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की तो याद रखिएगा सॉइल फॉर्मेशन में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे ह्यूमस बनता है, अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं है जो सॉइल बना सके। इस दुनिया में सॉइल का फॉर्मेशन बड़ा स्लो होता है और उसमें पूरी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायो ही हमारी मदद करता है, बायोडायवर्सिटी हमारी मदद करता है। बायो मतलब लिविंग बीइंग। पौधे की पत्तियां जब गिरेगी तो उनके सड़ने पर ह्यूमस बनेगा जिससे उसके अंदर फर्टिलिटी आएगी। तो सॉइल फॉर्मेशन की जो सर्विस हमें मिलती है वो बायोडायवर्सिटी से मिलती है। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होगा कि जब कहीं पर भी सॉइल होती बन चुकी है तो उसे लंबे समय तक सस्टेन करने का काम भी हमें बायोडायवर्सिटी से ही होता है। कहीं पर अगर पेड़ पौधे या प्लांट बहुत ज्यादा है तो उनकी रूट्स उस सॉइल को पकड़ के रखती हैं जिससे इरोजन, सॉइल का कटाव नहीं होता है, सॉइल पानी के साथ बहकर नहीं जाती है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बायोडायवर्सिटी की, बायो की, जीवन की, या फिर हम कहें लिविंग बीइंग की। चौथा है पॉलिनेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्लांट में जो मेल गैमेट्स होता है जिनसे सीड बनते हैं ना, तो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाने की प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, परागन। परागन का मतलब समझे आप? मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना। नॉर्मल आप ह्यूमन लाइफ में जिसे आप कहते हैं कि दूल्हे का दुल्हन के घर तक पहुंचना परागन है बायोलॉजी में। मतलब जिसे हम बारात कहते हैं कि बारात निकलेगी, तो एक्चुअल में प्लांट में भी तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक जिसके तहत जाता है, जिस एजेंसी के तहत, वह भी लिविंग बीइंग होते हैं। कुछ एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, कुछ पानी के थ्रू भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिनेशन में हमें बायो की जरूरत पड़ती है, लिविंग बीइंग की। मधुमक्खियां, हनी बी, बटरफ्लाई, तितलियां, ये बहुत बड़ी मात्रा में पॉलिनेशन करती है। और अगर ये लोग ना रहें तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपकी फसल प्रोडक्शन नहीं दे सकती। मतलब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक जब तक नहीं मिलेगा तो सीड नहीं बनेगा, और सीड नहीं बना मतलब प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो पॉलिनेशन की सर्विस भी हमें किससे मिलती है? बायोडायवर्सिटी से। डीकंपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट। अगर लिविंग बीइंग नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है, या डीकंपोज करने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वहां पोल्यूटेंट लंबे समय तक सस्टेन रहता है। मतलब मान लीजिए कि बर्फीला एरिया होता है तो बर्फीले एरिया में लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, तो वहां कोई पोल्यूटेंट लंबे समय तक सस्टेन रहेगा क्योंकि उसका डीकंपोजिशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म नहीं है। और अगर ऑर्गेनिज्म है भी तो उनकी रेट वहां कम होगी। जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जैसे
एवरग्रीन है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में डीकंपोजिशन की जो रेट होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो ये डीकंपोजिशन का काम या पॉल्यूटेंट को डीकंपोज करने में भी सर्विस कहां से मिलती है? हमें बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी से ये डायरेक्टली हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इनकी वजह से हम सस्टेन है इस अर्थ पर। फिर मिलता है स्टेबिलिटी। इस इकोसिस्टम पर अगर स्टेबिलिटी होगी जब आप प्रोड्यूसर को भी रखेंगे, डीकंपोजर को भी रखेंगे और कंज्यूमर को भी रखेंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो उस इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। जैसे मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में से आपने पूरे टाइगर खत्म कर दिए, वहां कोई कार्निवोर्स रहा ही नहीं, तब ऐसी सिचुएशन में उस फॉरेस्ट में जितने भी जो हर्बीवोर्स थे, जैसे रैबिट्स था, डियर था, उनकी पॉपुलेशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये किन पर डिपेंड है? हरी घास और पेड़ पौधों की पत्तियों पर। तो धीमे धीमे उस फॉरेस्ट की पेड़ पौधों की पत्तियां और घास खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक समय के बाद ये ऑर्गेनिज्म पूरा फॉरेस्ट ही खत्म कर देंगे। तो अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में भी हमें बायो मदद करता है। जिन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां 12 महीने पानी आपको मिलेगा, क्योंकि कई प्लांट्स की रूट्स, कई प्लांट्स में काबिलियत होती है कि वो अपने अंदर वाटर का हाई अमाउंट कंजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि डेजर्ट में वाटर हमें नहीं मिलता, क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी कम होती है। ये वो सारी सर्विसेज है जिन्हें हम इकोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि इनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है डायरेक्टली इकोनॉमिकल, लेकिन यही वो है जिनकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी इस अर्थ पर है। दूसरी सर्विसेज इकोनॉमिकल जिन्हें हम डायरेक्टली कुछ पैसा ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे फूड। जितना भी भोजन हम ऑब्टेन करते हैं कहां से? बायोडाइवर्सिटी से। जो गेहूं है, वीट है, चावल है, राइस है, पोटैटो है, ये जितनी ज्यादा खाने की वैरायटीज हमारे पास है वो सब कहां से आई है? बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी होगी तो फूड हमें इजीली मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। कोई एक खत्म हो जाए तो हमारा डिपेंडेंस दूसरे पर आएगा। मेडिसिन, लकड़ियों के प्रकार, ये सभी प्रोडक्ट आप कहां से लाए हैं? बायोडाइवर्सिटी से। और टूरिज्म, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां लोग उतना ही देखने के लिए चीजों को आते हैं, तो वहां हमें टूरिज्म डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और आखिरी सर्विस होती है सोशल, जिसे हम कहते हैं कल्चरल वैल्यू। आपकी जब आसपास में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, आपके आस पड़ोस में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तो आपका एक कल्चरल वैल्यू बन जाता है, एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है, जैसे इंडिया की बन चुकी है। बट बाकी किसी की ऐसी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। इट मींस बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज अगर हम देखेंगे तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, इतनी टाइप की सर्विसेज पर हमें डिस्कशन करना होता है।